नमस्कार साथियों। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड का सॉल्यूशन। तो बताया था आपको इस सेट में हिंदी का एक प्रश्न कम है, तो 20 से ही आपका जो उत्तराखंड का सॉल्यूशन है इसे हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके पास था, पिथौरागढ़ के जोहार क्षेत्र में किन नदियों का संगम होता है। तो स्पेशल यहाँ पर मेंशन कर कर पूछा गया है आपसे, पिथौरागढ़ जोहार क्षेत्र कहां पर है, पिथौरागढ़ के अंदर है। इस क्षेत्र में एक नदियों का संगम होता है तो आपको बताना था कि किन नदियों का संगम होता है। तो गौरी और गुनखा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गौरी और गुनखा का संगम कहां पर होता है, पिथौरागढ़ के जोहार क्षेत्र में होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए अलग बुक से लाए गए हैं प्रश्न। तो कुछ प्रश्न ऐसे जब आपको मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला है ना हमेशा से कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप 1-2 किताबें पढ़िए, उन्हीं से आप लोग अच्छे नंबर ले आएंगे। ऐसे प्रश्न आपको जो डी शर्मा, अजय रावत, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेटों में प्रोवाइड करवा देते हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, इसके साथ 10 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने काली और गोरी का पिथौरागढ़ में ही देखा है, काली प्लस गोरी का संगम। ठीक है, काली और गोरी वैसे तो सबको याद रहता है, लेकिन जिसको याद नहीं रहता है तो काली को क्या है भाई, गोरी से जलन है, यानी जौ से जौल जीवी। ठीक है, जौल जीवी, ठीक है, जौल जीवी। काली और गोरी का संगम हो जाएगा जौल जीवी में। ठीक है, जौल जीवी में हो जाएगा काली और गोरी का संगम, यहीं पर जौल जीवी में मेला लगता है। तो छोटी सी ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 21 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास था, गनियात का मेला प्रसिद्ध मेला है। तो गनियात, अगर मैं बोलूं गनियात मेला प्रसिद्ध कहां पर है भाई, तो गनियात मेला आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा जौनसार बाबर का मेला। ठीक है, ऑप्शन आपका देखेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जौनसार बाबर का कौन सा मेला हो जाएगा, गनियात मेला हो जाएगा। मेरे ख्याल से जौनसार के अंदर ही, ठीक है, मेले को गनियात बोला जाता है। ठीक है, मेले को मेरे ख्याल से गनियात बोला जाता है, और ये मेला प्रसिद्ध कहां पर है, जौनसार बाबर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो क्वानू मेला, ठीक है, क्वानू मेला ये भी कहां पर लगता है, जौनसार के अंदर लगता है। इसके अलावा हमने देखा नुड़ई मेला, ठीक है, नुड़ई मेला ये भी हमने जौनसार के अंतर्गत देखा है। इसके अलावा आपने देखा होगा मछमौड़ मेला, मछमौड़ मेला। ठीक है, मछमौड़ मेला कहां पर लगता है, अगलाड़ नदी पर लगता है जौनसार के अंदर। इसके अलावा आपने क्या देखा है जौनसार के अंदर, क्वानू मेला देखा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो आपने क्या देखा होगा भाई, मछमौड़ मेला, विशु मेला। ठीक है, विशु मेला, विशु मेला ये भी कहां पर लगता है, जौनसार मेला। इसमें से याद रखने वाली चीज कौन सी है, तो आपने देखा होगा कि जो आपका ये जागड़ा, जागड़ा, ठीक है, जागड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जागड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन भी चुका है, हाल ही में इसको सरकार ने राजकीय मेला घोषित करा है जागड़ा मेले को, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आ चुका है। हो सकता है यूकेएसएससी भी इस प्रश्न को पूछ दे। ठीक है, इसी मेले को क्या करा राज्य सरकार ने, राजकीय मेला घोषित करा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे टिहरी में, तो टिहरी में कौन सा मेला लगता है, शहीद गब्बर सिंह मेला आपने सुना होगा। कहां पर लगता है, शहीद गब्बर सिंह मेला। ठीक है, शहीद गब्बर सिंह मेला ये कहां पर लगता है, आपका टिहरी जनपद में लगता है गब्बर सिंह मेला। इसके अलावा उत्तरकाशी के 2-4 इंपॉर्टेंट मेले लिखिएगा। सबसे पहले उत्तरकाशी में माघ मेला लगता है। ठीक है, जो उत्तरायणी पर लगता है ना 14 जनवरी को, तो माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। इसके अलावा हमने देखा कंडक मेला, ठीक है, कंडक मेला इसके अलावा उत्तरकाशी में लगता है। इसके अलावा हमने देखा नागराज मेला, ये कहां लगता है, उत्तरकाशी में लगता है। इसके अलावा हमने उत्तरकाशी में देखा है आपका सेलकू मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेलकू मेला। इसके अलावा हमने एक उत्सव देखा है, अठूर उत्सव। ठीक है, अठूर, अठूर उत्सव क्वेश्चन आया था ना, अठूर, अठूर उत्सव कहां पे लगता है भाई, ये भी उत्तरकाशी में लगता है। इसी को हमने क्या बोला, बटर फेस्टिवल। ठीक है, इसी को हमने बोला बटर फेस्टिवल। और ये कौन से उसमें लगता है, बुग्याल में, तो ये पूछा जाता है दयारा बुग्याल में लगता है अठूर उत्सव, या फिर बटर फेस्टिवल इसको कहा जाता है, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में ये लगता है। इसके अलावा पौड़ी में हमने देखा है, पौड़ी के मेले की अगर मैं बात करूं तो गेंदी मेला। ठीक है, गेंदी मेला पौड़ी सुना होगा आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, गेंदी मेला कहां लगता है, पौड़ी में लगता है। इसके अलावा आपने देखा होगा गेंदी के अलावा, ठीक है, भटपुड़ी मंदिर में लगता है। गेंदी मेला कहां पर लगता है, भटपुड़ी देवी मंदिर। ठीक है, भटपुड़ी देवी मंदिर में लगता है गेंदी का मेला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में आपने देखा होगा बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला ये कहां पर लगता है भाई, ये भी पौड़ी गढ़वाल में लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। ठीक है, और कौन से मंदिर में लगता है, तो कमलेश्वर मंदिर में, कमलेश्वर मंदिर में लगता है बैकुंठ चतुर्दशी का, और भटपुड़ी देवी मंदिर में लगता है गेंदी मेला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, गणदेश नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो गणदेश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई ये किया था आपके कवि मतीराम ने। ठीक है, कवि मतीराम ने क्या करा था, सर्वप्रथम गणदेश शब्द का जो था प्रयोग करा था। और किसमें करा था, आपने सुना होगा कवि भरत के द्वारा मानवोदय काव्य लिखी गई है, मानवोदय काव्य। ठीक है, मानवोदय काव्य लिखी गई है इन्हीं के द्वारा। इसी में इन्होंने क्या करा, सर्वप्रथम गणदेश शब्द का
प्रयोग करा, और सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किसने करा ऐसा बताया जाता है मौलाराम के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन ना अब लेंथी सॉल्यूशन के कारण कुछ क्वेश्चन जो समझने वाले होंगे, जिनमें 2-4 फैक्ट बताने वाले होंगे, उनमें आपको फैक्ट बताए जाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनको आप बार बार पढ़ चुके हैं, या फिर टाइम वेस्ट ना करके हम लोग किसी और प्रश्न पर उतना समय दे देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर सिर्फ आंसर देखकर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास था यहाँ पर कि लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड में भाग लेने वाली महिला कौन थी। भाई लाहौर अधिवेशन में कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लाहौर अधिवेशन में जो भाग लेने वाली थी, अगर ऑप्शन के हिसाब से भी आप चलेंगे, ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल ऑप्शन ए आपके पास है। ये क्या है भाई, ये पर्वतारोही हो जाएंगी। पर्वतारोही कहां की है पर्वतारोही, तो उत्तरकाशी की हो जाएंगी। ठीक है, उत्तरकाशी की पर्वतारोही हो जाएंगी। तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए कट गया आपका। दीपा देवी, या इन्हीं को हमने बोला ठगुली देवी। ठीक है, इन्हीं को बोला ठगुली देवी, ठगुली, ठीक है, इसी को हमने बोला ठगुली देवी भाई, दीपा देवी या ठगुली देवी, या इसी को बोला हमने टिंचरी माई। ठीक है, टिंचरी माई इसी को बोला। क्यों बोला, क्योंकि गढ़वाल में जो शराब विरोधी आंदोलन है वो किसने शुरू करा था, दीपा देवी ने, या ठगुली देवी या टिंचरी माई इनका नाम जाना जाता है। तो ये भी नहीं हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपके पास आता है दुर्गा रावत, इसको अभी रोक लीजिए। ऑप्शन डी की ओर बढ़ते हैं, आयरीन पंत। ये क्या है भाई, अल्मोड़ा की बेटी। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। ये जीवी पंत जी की पुत्री है, तो इनका भी संबंध नहीं हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाली दुर्गा रावत जी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 24 क्वेश्चन आपके पास है। किसे वृक्ष मित्र नाम उपनाम से संबोधित किया जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वृक्ष मित्र कह रहा है, ठीक है, वृक्ष मित्र नाम उपनाम किससे संबोधित किसे किया जाता है भाई। एक आता है आपका वृक्ष मानव। ठीक है, बात यहां पर वृक्ष मानव, एक आता है आपके पास वृक्ष मानव और एक आता है आपके पास वृक्ष मित्र। तो वृक्ष मानव कौन है, हमने पढ़ा है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, विश्वेश्वर, ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को हमने क्या बोला, वृक्ष मानव बोला। लेकिन वृक्ष मित्र हमने किसे बोला, जो चिपको आंदोलन को जिनने विश्व स्तर पर पहुंचाया, सुंदरलाल बहुगुणा जी को हमने बोला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें सुंदरलाल बहुगुणा जी की, तो टिहरी में इनका जन्म होता है भाई, टिहरी में इनका जन्म होता है और 2021 में इनकी मृत्यु होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जी उत्तराखंड में काफी आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, चाहे वो आपका जंगलात आंदोलन हो, चाहे आपका वो टिहरी बाद का आंदोलन हो। सुंदरलाल बहुगुणा जी की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। इसी के साथ साथ इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम विमला नौटियाल, विमला बहुगुणा, सॉरी, ठीक है, विमला बहुगुणा इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ नवज्योति आश्रम की स्थापना करी थी। क्वेश्चन लिखिएगा, विंसर का क्वेश्चन है, नवज्योति आश्रम की स्थापना किसने करी थी, सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पत्नी ने मिलकर करी थी। दोनों ने मिलकर करी है, कभी ऑप्शन आ जाए तो इसमें उलझना नहीं है। तो इस चीज को आपको नोट कर चलना है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अभी हाल ही में आपको पता है 2022 में इनका एक चित्रण था भाई, इनका एक चित्रण था दिल्ली विधानसभा में रखा गया था। किसने रखा था, केजरीवाल जी ने रखा था, उत्तराखंड के लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव में आम आदमी पार्टी भागीदारी कर रही थी अपनी। तो इन्हीं का चित्रण कहां पर लगाया गया, दिल्ली की विधानसभा में इनका एक फोटो लगाया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट वाली है, क्योंकि पूछ सकता है निम्न में से किसका चित्रण दिल्ली विधानसभा में लगाया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा का लगाया गया। इसके अलावा इनके पुरस्कार, बहुत ज्यादा इन्हें पुरस्कार मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे। अगर मैं बात करूं शुरुआत से, तो सर्वप्रथम इनको मिलता है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1984 में। ठीक है, 1984 में मिलता है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिलता है इन्हें कब, 1984 में। इसके बाद 1985 में इन्हें क्या मिलता है, वृक्ष मानव पुरस्कार। 1985 में मिलता है वृक्ष मानव पुरस्कार। वृक्ष मानव डेली लिखाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे डेली रिवीजन कराऊंगा, रटा दूंगा इन चीजों को, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है, इन्हीं को हमने देखा था 1981 में इन्हें पद्मश्री मिलता है भाई, 1981 में पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री कब मिलता है, 1981 में इन्हें पद्मश्री मिलता है। इसके अलावा हमने क्या देखा, इनको मिलता है 1983 में जमनालाल बजाज पुरस्कार। 1983 में मिलता है जमनालाल बजाज पुरस्कार। ठीक है, जमनालाल, हिंदी में मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, जमनालाल बजाज, JLB पुरस्कार भाई, आप नोट कर लिख सकते हैं, जमनालाल पुरस्कार। इसके अलावा 2009 में इन्हें क्या मिलता है, पद्म भूषण। ये इंपॉर्टेंट है, 2009 में पद्म भूषण,
ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को 2009 में। तो इनके बारे में फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर चलेंगे। इसके अलावा चंडी प्रकाश भट्ट जी 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कौन करते हैं? चंडी प्रकाश भट्ट जी करते हैं। जगत सिंह चौधरी, इनको क्या बोला जाता है? जंगली इनको बोला जाता है। और काफी टाइम पहले ना उत्तराखंड सरकार ने जंगलात का जो वन्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो वर्तमान में है या नहीं पता नहीं, लेकिन पूर्व में इनको जंगलात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, शायद मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर 2022 की बात है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? तो जो प्रैक्टिस सेट 1 में जुड़े थे उनको पता है, पूरा अधिवेशन लिखाए गए थे उनको। बात करें कुमाऊं परिषद की तो 1916 में स्थापना होती है भाई, ठीक है, सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है नैनीताल में। इसकी जो प्रथम बैठक होती है मझेड़ा अल्मोड़ा में होती है। बैठक और अधिवेशन में अंतर है, प्रथम बैठक कहां पर होती है? मझेड़ा अल्मोड़ा में होती है, ठीक है। और नारायण दत्त हिमवाल के द्वारा इसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन 1916 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1917 से स्टार्ट होते हैं और 1926 में हमें पता है जो कुमाऊं परिषद होता है इसका विलय किसमें हो जाता है? कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो जाता है। इसी के अनेक अधिवेशन की अध्यक्षताएं अनेकों द्वारा की जाती है, हमारे नेताओं द्वारा। तो आपको नोट करना है, यहां पर कह रहा है किस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि तीसरा अधिवेशन जो होता है भाई, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। बात करें तीसरा अधिवेशन की तो तीसरा अधिवेशन कहां पर होता है? कोट द्वार के अंदर, ठीक है, कोट द्वार के अंतर्गत होता है। एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल के अंदर होता है, आपको पता होगा तीसरा अधिवेशन जो होता है गढ़वाल के अंदर होता है। आपने देखा होगा ना, कोट द्वार कहां पर है आपका? ये पौड़ी वाला भाग हो जाएगा, अल्मोड़ा वाला, तो थोड़ा तराई वाला भाग आ जाता है। यहां पर मुसलमान बहुल जनसंख्या थी और उनको प्रसन्न करने के लिए उस समय क्या करा जाता है? तीसरा अधिवेशन कराया जाता है कोट द्वार में। और ये कब होता है तीसरा अधिवेशन? आपको नोट करके लिखना है। तो 1919 में ये होता है बद्री दत्त जोशी के नेतृत्व में, ठीक है, बद्री दत्त जोशी, ठीक है, जोशी जी हैं यहाँ पर भाई, पांडे नहीं, जोशी जी के नेतृत्व में होता है। और इसी में क्या होता है? हरगोविंद पंत जी, ठीक है, हरगोविंद पंत जी क्या करते हैं? कुली बेगार से संबंधित प्रस्तावों को इसमें रखते हैं, कुली बेगार के विरोध में इसमें प्रस्ताव रखते हैं। और यह बोला जाता है जो कुली बेगार है उसका आने वाले 2 वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के बाद हम लोग देखते हैं 13-14 जनवरी को क्या होता है आपका? 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर की सरयू नदी में ये रजिस्टर बहा दिए जाते हैं, तो इसी में वो रखा जाता है। दूसरा, इस अधिवेशन की खासियत क्या चीज थी? गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना जाता था, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा के लिए इस अधिवेशन को जाना जाता है भाई। कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना जाता है। इसी में हमने देखा था कि हरगोविंद पंत जी क्या है? कुली बेगार से संबंधित विरोध संबंधी प्रस्ताव रखते हैं। दूसरा आपको एक नोट करना है ना, इसके बाद क्या होता है? जब तीसरा अधिवेशन होता है तो कहीं ना कहीं जो इसकी बागडोर है, इसके बाद हमने देखा गरम दल के जो नेता होते हैं उनके हाथों में आ जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुली बेगार की तो आपको सब कुछ पता है। पहला अधिवेशन कहां पर होता है भाई? पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में आपका पहला अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। किसके नेतृत्व में होता है? तो जयदत्त जोशी के, ठीक है, जयदत्त जोशी के नेतृत्व में होता है पहला अधिवेशन अल्मोड़ा के अंतर्गत। इसकी कब की होता है? तो 1917 में, मैंने आपको बताया पहला अधिवेशन होता है। बात करें दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन कहां पर होता है? हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में दूसरा अधिवेशन होता है। और ये किसके उसमें होता है? तारादत्त गैरोला के उसमें, ठीक है, तारादत्त गैरोला के नेतृत्व में होता है। कौन सा? दूसरा अधिवेशन तारादत्त गैरोला के उसमें 1918 में होता है। इसके बाद जो चौथा अधिवेशन होता है भाई, चौथा अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो चौथा अधिवेशन कब होता है आपका? 17, 18, 19 और चौथा अधिवेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, 1920 में होता है, ठीक है, 1920 में होता है। कहां पर? काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर में ये होता है। काशीपुर में चौथा अधिवेशन होता है, किसके नेतृत्व में? हरगोविंद पंत के नेतृत्व में होता है, ठीक है, हरगोविंद पंत के नेतृत्व में होता है चौथा अधिवेशन। इसके बाद हमने देखा था पांचवा अधिवेशन की बात करूं 1923 में हो जाएगा और 1926 में इसका अधिवेशन कहां पर होता है? गनियादोली में होता है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जिसके नेतृत्व कर रहे होते हैं। और 23 में कौन करते हैं भाई? बद्रीदत्त पांडे जी, जो टनकपुर में अधिवेशन होता है उसका नेतृत्व करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ना ये क्रम याद रखना पड़ेगा, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, उसके बाद कोटद्वार, फिर काशीपुर, फिर टनकपुर आपका, फिर आता है अंत में आपका गनियादोली रानीखेत में, ठीक है। ये जो अध्यक्षता की ट्रिक है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जय तारा बद्री, ठीक है, जय तारा बद्री जोशी, हरगोविंद और बद्री मुकुंदी, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक भी क्या है? जय तारा, पहला जयदत्त जोशी, दूसरा तारादत्त गैरोला, तीसरा हो जाएगा आपका बद्रीदत्त जोशी जी, चौथा आपका हरगोविंद पंत हो जाएगा, पांचवा आपका बद्रीदत्त
पांडे जी हो जाएगा, छठा आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल हो जाएगा। तो ये सब जानकारी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा था? तो हमने देखा था गढ़वाल में जो थी डोली पालकी आंदोलन, काफी ज्यादा ये वहां पर रहा था, डोला पालकी वाला सीन गढ़वाल के अंतर्गत। इसमें क्या होता था, जो निम्न वर्ग के तबके हैं उनको डोली में जो बारात है उसको ले जाना अलाउड नहीं था, तो काफी विरोध होता था, कई बार तो उनकी हत्याएं कर दी जाती थी या मार दिया जाता था। तो इसी कारण ये डोली पालकी आंदोलन बहुत ज्यादा विरोध में रहा। तो जो जयानंद भारती जी हैं इन्होंने तो इसका विरोध करा, लेकिन जो गांधी जी के आगे समस्या रखी गई ये आपको बताना है किसके द्वारा रखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रमेश चंद्र बहु, ठीक है, रमेश चंद्र बहु के द्वारा ये जो है गांधी जी के सामने समस्या रखी गई। कब रखी गई? तो उस समय क्या हुआ ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है। बात करें 17 अक्टूबर 1940 के आसपास ये समस्या रखते हैं गांधी जी के आगे। उनको बोलते हैं कि भाई ऐसा है, उत्तराखंड में ये वाली समस्या बहुत ज्यादा तूल पकड़ रही है, तो आप इसके बारे में कुछ विचार विमर्श करिए। और गांधी जी क्या करते हैं, तुरंत उनकी समस्याओं को सुन लेते हैं। उसके बाद गांधी जी एक ऑर्डर रिलीज करते हैं या फिर बताते हैं, बोलते हैं कि तुरंत गांधी जी के द्वारा कहा जाता है कि गढ़वाल में जो सत्याग्रह हो रहा है, ठीक है, 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1941 को गांधी जी तुरंत निर्देश दे देते हैं कि जो आपका गढ़वाल के अंतर्गत है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा देते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पर कब लगाते हैं रोक? 25 जनवरी को। तो कभी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, गांधी जी के द्वारा उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह गढ़वाल में कब रोक लगाई गई? तो डेट के साथ याद रखेंगे, 25 जनवरी 1941 को लगाई गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर गांधी जी जब रोक लगा देते हैं भाई, तो बाद में क्या होता है कि फिर एक ग्लेसडॉन में विशेष सम्मेलन होता है, ठीक है, 23 फरवरी में ग्लेसडॉन में विशेष सम्मेलन होता है 1941 में, ठीक है। ग्लेसडॉन में आपने पढ़ा भी होगा, 23 फरवरी 1941 में लेस्डॉन में विशेष सम्मेलन होता है। यहां पर क्या होता है, फिर सारे प्रतिनिधित्व मिलते हैं, सब कुछ बैठकर डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि चलिए भाई इस जो डोला पालकी है इसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श कर गांधी जी को सुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कहा जाता है कि ये सब मानने के बाद गांधी जी ने इनको दोबारा परमिशन दे दी थी। अब गांधी जी ने जब परमिशन दी थी दोबारा सत्याग्रह करने की, इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो उसकी 2 तिथियां आती है हमारे पास। अब ऑथेंटिक कौन सी है ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि इतिहास अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हुए। कभी भी परीक्षा में आ जाए, दोनों डेट आपको लिखा देता हूं, ऑप्शन के हिसाब आप बाय ऑप्शन चल सकते हैं। तो गांधी जी जब उन्हें दोबारा परमिशन देते हैं, ये चीज आपको नोट करके लिखनी है। तो गांधी जी ने एक तो 28 फरवरी डेट आती है आपके पास, ठीक है, 28 फरवरी को गांधी जी मान जाते हैं और दोबारा परमिशन दे देते हैं इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की परमिशन फिर से। और उसके बाद दूसरी डेट आती है आपके पास 12 मार्च 1941, ठीक है, 12 मार्च 1941। तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जो डेट आपके एग्जाम में आ जाए कि गढ़वाल में पुनः जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह इसको गांधी जी के द्वारा कब प्रारंभ करवाया गया, या तो 28 फरवरी या 12 मार्च, आप दोनों में से एक टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य को छोड़कर हम राज्य परिप्रेक्ष्य में देखें भारत के, तो व्यक्तिगत सत्याग्रही प्रथम कौन थे? विनोबा भावे जी थे। दूसरे कौन थे? हमने देखा है ना, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। गोरखा शासन काल में पुत्रहीन से लिया जाने वाला कर था। तो गोरखाओं के काल में भाई आपको पता है चंद काल में क्या थे, 36 रकम 32 रकम वाले, 36 रकम 32 कलम वाले कर जो थे चंद राजाओं ने लगाए थे जब गोरखा आते हैं उत्तराखंड में। बात करें गोरखाओं की तो 1790 में गोरखा क्या करते हैं, 1790 में गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण कर देते हैं और वहां पर अपना आधिपत्य जो होता है स्थापित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गोरखा लोग यहाँ पर राज करते हैं उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में। उसके बाद अनेकों कर हमने देखे गोरखाओं ने लगाए थे। उन्हीं करों में से एक कर था जो पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था, उस कर को कहा जाता था मरोकर, ठीक है, मरोकर उसको लिया जाता था, जिससे जो पुत्रहीन व्यक्ति होता था उससे लिया जाता था मरोकर। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा मांगा कर। तो मांगा कर चंद राजाओं के समय भी लिया जाता था। देखिए चंद और जो आपके ये है ना चंद राजा को जो 36 रकम वाले कर थे गोरखा सब समाप्त कर देते हैं, लेकिन कुछ कर हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं, चाहे वो गोरखा हो चाहे वो चंद के समय, जैसे मिजारी कर हो गया, मांगा कर हो गया। तो मांगा कर जो चंद राजाओं के समय लिया जाता था मोहन चंद के द्वारा, ठीक है, मोहन चंद के द्वारा लिया जाता था। पूछा जाता है कौन सा चंद राजा था जिसने मांगा कर लिया था, ठीक है। मांगा कर क्या था, युद्ध के समय यह लिया जाता था, ठीक है, युवाओं से या सभी से युद्ध के समय 1 रुपया लिया जाता था, मांगा कर इसको कहा जाता था। इसके अलावा टीका कर, टीका कर आप विवाह में जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा विवाह में आप बोलते नहीं घर वाले यार टीका लिखा देना, वहां पर न्योता लिखा देना। तो जो शुभ अवसरों पर, ठीक है, शुभ अवसरों पर ये टीका लिखाया जो कर लिया जाता था इसको कहा जाता था टीका कर। इसके अलावा मिझारी कर, ये दोनों ये चंद राजा में भी लिया जाता था और नेपालियों में भी लिया जाता था। तो कामगारों से ये लिया जाता था नेपालियों के समय, ठीक है, कामगारों से,
कामगारों से लिया जाता था गोरखाओं के समय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा का इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है? खुड़बुड़ा का इतिहास, खुड़बुड़ा देखते ही दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध कब होता है? 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध होता है भाई, जिसमें हमारे जो गढ़वाल के राजा होते हैं प्रद्युमन शाहजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए प्रद्युमन शाहजी जो होते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, तो इसका जो विस्तृत इतिहास की हमें जानकारी मिलती है तो आपने सुना भी होगा वैली ऑफ दून। ठीक है, वैली ऑफ दून ये किसने लिखी है? A.R. गिल के द्वारा। A.R. गिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, वैली ऑफ दून। इसी से हमें जानकारी मिलती है। शायद मेरे ख्याल से ये पुस्तक आपके सचिवालय रक्षक में पूछी गई थी या फिर अन्य एग्जाम में पूछी जाती है। A.R. गिल के द्वारा लिखी गई आपकी हो जाएगी वैली ऑफ दून। इसके अलावा गजेटियर, दून गजेटियर। ठीक है, दून गजेटियर पुस्तक किसकी हो जाएगी भाई? ठीक है, दून गजेटियर पुस्तक किसकी हो जाएगी? आपको नोट कर लिखना है। अगर मैं बात करूं तो वॉल्टन जी की ये पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, वॉल्टन जी की ये पुस्तक हो जाएगी। कौन सी? दून गजेटियर वॉल्टन जी की हो जाएगी। 1911 में इन्होंने ये प्रकाशित की थी। ठीक है, 1911 में। फिर इसका जो आपका जो हिंदी अनुवाद होता है, ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद कौन करते हैं? तो प्रकाश थपलियाल जी। प्रकाश थपलियाल। ठीक है, प्रकाश थपलियाल जी इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। अब ये क्यों लिखा रहा हूं हिंदी अनुवाद ना, जो आपके वर्तमान अध्यक्ष है यूकेएसएससी के, आपको पता है कौन है वर्तमान अध्यक्ष की? अगर मैं बात करूं तो 80% बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, एग्जाम भले ही वो करा रहा हो। मार्तोलिया जी आपके क्या है? वर्तमान यूकेएसएससी के अध्यक्ष है। लेकिन इनसे पहले जो आपके अध्यक्ष रहे थे प्रकाश थपलियाल जी, जिनको बनाया गया था, इन्होंने क्या करा था? जो वॉल्टन जी की पुस्तक है दून गजेटियर्स का हिंदी में अनुवाद किया था। तो इस चीज को नोट करना है, हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो प्रकाश थपलियाल जी यूकेएसएससी के थे, तो हो सकता है यहीं से प्रश्न ना दे दे। नेपाल हिस्ट्री, या फिर हमने बोला किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल परसों ही बताया था। किसकी रचना हो जाएगी किंगडम ऑफ नेपाल? हैमिल्टन की रचना हो जाएगी किंगडम ऑफ नेपाल। और गणराज वंश, ठीक है, गणराज वंश किसकी हो जाएगी भाई? गणराज वंश आपकी हो जाएगी मौलाराम जी की। ठीक है, गणराज वंश हो जाएगी मौलाराम जी की ये पुस्तक हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक पुस्तक आपसे पूछी जाती है गणराज वंशावली, तो ये तो गणराज हो जाएगा। एक आती है गणराज वंशावली, तो उसको नोट करके लिखिएगा। गणराज वंशावली आपकी किसकी हो जाएगी? इन दोनों में हमेशा से कंफ्यूजन होता है, तो देवराज की वो हो जाएगी। ठीक है, गणराज वंशावली किसकी हो जाएगी? देवराज की। गणराज वंशावली हो जाएगी आपके देवराज की। तो ये चीज हो जाएगी। गणराज वंश किसकी है? मौलाराम की। गणराज वंशावली देवराज की हो जाएगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास था, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगे थे? एक कमिश्नर थे कुमाऊं के अंतर्गत, उन्हीं पर क्या थे? हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे। थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो आप रिलेट कर जाएंगे और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो विलियम ट्रेल पर लगे थे भैया आरोप। अब इन पर आरोप क्यों लगे थे? क्योंकि ना कई राइटरों ने लिखा है, जो विलियम ट्रेल थे इन्होंने क्या करा था? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के कारण इनको क्या कहा जाता था कि ये तो भाई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है, और इसी के कारण क्या हुआ? गौ हत्या पर जब ट्रेल प्रतिबंध लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? इन्हीं को बोलते हैं कि इन्हीं के समय क्या हुआ? हिंदू धर्म का प्रचार हुआ। लेकिन एक इतिहासकार हमारे वो भी रहे हैं बद्रीदत्त पांडे जी, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा है। उनका क्या मत था? उनका ये कहना था कि ट्रेल ने क्या करा था? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बजाय गौ हत्या को प्रोत्साहन किया था। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए कि किस हिंदू धर्म को प्रचार, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म प्रचार के आरोप लगे थे, तो वो ट्रेल पर लगे थे। इसी के अलावा पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था एक आपका कि इन्हीं के शासनकाल को क्या कहा जाता है? ना वकील ना दलील। ठीक है, ना वकील ना दलील का कानून भाई, ना वकील ना दलील। तो ये किसके समय था? ना वकील ना दलील, तो ये ट्रेल जी के समय हो जाएगा। इसके अलावा ट्रेल आपके दूसरे कमिश्नर थे। कुमाऊं कमिश्नर आपको पता है। प्रथम कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। प्रथम कमिश्नर आपके गार्डनर जी थे। 9 महीने इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद आपका ट्रेल कार्यकाल आता है। ट्रेल के समय 1823 में आपको एक बंदोबस्त देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हमने बोला 80 साला बंदोबस्त। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? 80 साला बंदोबस्त बोला। ट्रेल के समय यह बंदोबस्त करवाया गया था। पूछा जाता है कि ये 80 साला बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ? ट्रेल के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ? 1823 में ये हुआ था। इसी के अलावा ट्रेल के बारे में एक दो जानकारी और मिलती है। माँ बाप की सरकार। ठीक है, माँ बाप की सरकार किसको कहा जाता है? ये भी ट्रेल के कार्यकाल को कहा जाता है, माँ बाप की सरकार। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न ना कभी आ जाए तो हंसना मत। माँ बाप की सरकार,
ठीक है, ये भी ट्रेल के कार्यकाल को कहा जाता है भाई। कभी प्रश्न बन जाए, कोई पता नहीं रहता, यूकेएसएससी का कुछ भी उठाकर दे देता है। ठीक है, तो माँ बाप की सरकार किसको कहा जाता है, या ठीक है, ये किसको कहा जाता है, ट्रेल के कार्यकाल को कहा जाता है। 1823 में इन्होंने क्या करा, प्रथम बार वन प्रबंधन का प्रयास करा। 1823 में ही भूमि बंदोबस्त करवाने के साथ साथ वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने करा, विलियम ट्रेल ने करा। ये सब इनके बारे में विस्तृत जानकारी है। इसके अलावा रैमजे, ठीक है, ऑप्शन बी सी देख लेते हैं। रैमजे के बारे में बहुत सारे फैक्ट बताए। 1857 की क्रांति इनके समय होती है। इन्हीं को मुकुट रहित राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तराई का विश्वकर्मा इनको कहा जाता है। इसके अलावा बताया जाता है इन्होंने तराई का काफी ज्यादा विकास कराया था। तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन इनके समय हुआ था। तराई इंप्रूवमेंट फंड इन्हीं के समय हुआ था। और सर्वाधिक लंबे समय तक जो कार्यकाल माना जाता है, किस कमिश्नर का माना जाता है, तो हेनरी रैमजे का वो माना जाता है। ये चीज आपको नोट करनी है। इन्हीं के नाम से एक स्कूल हो जाएगा अल्मोड़ा में स्थापित रैमजे स्कूल। बैटन, बाकी बैटन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। बैटन के ही कार्यकाल में क्या हुआ, 1855 में जो कुमाऊं का मुख्यालय था उसको अल्मोड़ा से कहां पर शिफ्ट कर दिया गया भाई, अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया था। कहीं साइड में प्रश्न आया था 1855 में कि बैटन के समय ही क्या हुआ था, जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से कहां पर शिफ्ट करा, नैनीताल के अंदर शिफ्ट करा। इन्हीं के कार्यकाल में क्या क्या बोला जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, कमिश्नरी, ठीक है, कमिश्नरी वर्ड को पकड़कर चलना है। कमिश्नरी वर्ड का पकड़कर चलेंगे तो कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है, दूधातोली को कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि दूधातोली श्रेणी से 5 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी है वो 5 नदियां, एक तो आपकी पश्चिमी रामगंगा निकलती है भाई। ठीक है, दूसरी कौन सी निकलती है, पूर्वी नयार निकलती है, और पश्चिमी नयार निकलती है, आटागाड़ और वीनो। ठीक है, वीनो, ये 5 नदियां आपकी निकलती हैं दूधातोली श्रेणी से। इसके अलावा जो सबसे लंबी नदी है, यहाँ पर ना थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझकर चलेंगे। तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी पश्चिमी रामगंगा। इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है भाई। ये कहां से निकलती है, दूधातोली श्रेणी से। और पश्चिमी रामगंगा पर ही एक बांध बना है, कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध। ठीक है, आपने सुना भी होगा कालागढ़ का बांध कहां पर है, पौड़ी में हो जाएगा। और कहां पर बना है, पश्चिमी रामगंगा पर। इस चीज को नोट करेंगे। इसके अलावा पूर्वी नयार की भी हाइट लंबाई पूछी जाती है, तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। 109 किलोमीटर इसकी हाइट लंबाई हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो पश्चिमी नयार है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आपकी 78 किलोमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, पश्चिमी नयार की आपकी हाइट पूछेगा तो 78 किलोमीटर इसकी हाइट हो जाएगी पश्चिमी नयार की। आटागाड़ के बारे में आपको पता है किसकी सहायक नदी हो जाएगी, पिंडर की। ठीक है, पिंडर की सहायक नदी हो जाएगी आटागाड़। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, तो मैंने आपको बताया है काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है भाई। 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है, शालदे बिखौती मेले की शुरुआत किस वर्ग के द्वारा की जाती है। अब बात कर रहे हैं शालदे बिखौती मेला। सर्वप्रथम शालदे बिखौती मेला कहां पर होता है, तो आपने सुना होगा अल्मोड़ा का एक शहर है भाई, मतलब क्षेत्र है द्वाराहाट। ठीक है, द्वाराहाट। तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट में क्या होता है, आपका शालदे बिखौती का मेला होता है। इसी में क्या होता है, एक वर्ग के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इस वर्ग को क्या बोला जाता है, अच्छा प्रश्न है, न्यूजूलू। ठीक है, नौजूला वर्ग इसको बोला जाता है, ऑप्शन सी। और इसी में क्या करा जाता है, बाट पूज्य। ठीक है, बाट पूज्य। बाट पूज्य का अर्थ है यहां पर, बाट का मतलब क्या है, रास्ता। ठीक है, बाट किसको बोला जाता है कुमाऊनी भाषा में, तो रास्ते को बोला जाता है। रास्ते की पूजा किस मेले में होती है पूछेगा, तो शालदे बिखौती मेला में होती है। ठीक है, बाट पूज्य इसमें एक चलता है भाई। कभी कभी कुछ भरोसा नहीं है ना, तो सभी प्रश्नों को हमें देखकर चलना पड़ता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र आपको बताना है भाई कहां पर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में हो जाएगा वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र, आपका जोशीमठ में स्थित हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 क्वेश्चन है, नंदकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो नंदकोट पर्वत भाई बताने की जरूरत तो नहीं है, 3-4 दिन से डेली आपका रिवीजन करवा रहा हूं। नंदकोट पर्वत सुना भी होगा, चमोली में स्थित हो जाएगा नंदकोट पर्वत। इसके अलावा बताया है आपको चमोली में द्रोणगिरी पर्वत, या फिर इसी को बोला दूनागिरी पर्वत। ठीक है, दूनागिरी। ठीक है ना, दूनागिरी समझकर अल्मोड़ा मत मारा ना, दूनागिरी मंदिर अल्मोड़ा में हो जाएगा। पर्वत पूछेगा चमोली में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिख रहा होगा, बागेश्वर, मैकतोलिया, सुखाराम। ठीक है, मैकतोलिया सुखाराम ग्लेशियर कहां पर है, बागेश्वर में है। टिहरी में आपने क्या देखा भाई, खेट पर्वत। खेट पर्वत कहां पर है, तो खेट पर्वत हो जाएगा टिहरी में हो जाएगा, जहां से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। ठीक है, खेट पर्वत से। और इसके अलावा क्या है, टिहरी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि विसोम पर्वत भी कहां पर है, विसोम पर्वत भी आपका टिहरी के अंतर्गत
हो जाएगा। पिथौरागढ़ की बताने की जरूरत तो नहीं है, डेली करा रहा हूं। पिथौरागढ़ के पर्वत हो जाएंगे आपका मिलम ग्लेशियर या मिलम पर्वत कहां पर है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा पर्वत। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? धर्मजाली गुफा भाई, धर्मजाली गुफा आपकी पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा पिथौरागढ़ की गुफाएं स्वधम गुफा, स्वधम गुफा, स्वधम गुफा, सुमेरु गुफा, ठीक है, सुमेरु गुफा, या फिर पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहां पर हो जाएगी? ये सब आपकी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हो जाएंगी। अल्मोड़ा में हमने देखी है ना पांडव खोली, पांडव खोली, ठीक है, पांडव खोली, ठीक है, पांडव खोली या त्रियंबकम, त्रियंबकम गुफा, इसी को हमने बोला। दोरहाट, अल्मोड़ा दोरहाट में स्थित है पांडव खोली या त्रियंबकम गुफा। दूसरा आपके पास आता है उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में क्या है? पांडव गुफा उत्तरकाशी में हो जाएगी। ठीक है, पांडव, पांडव, पांडव खोली और पांडव में बहुत अंतर है। खोली और पांडव, पांडव गुफा कहां पर है? आपकी उत्तरकाशी में। इसके अलावा उत्तरकाशी में आपने देखा श्रृंगी गुफा, ठीक है, श्रृंगी गुफा कहां पर है भाई? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा टिहरी में, टिहरी में विशिष्ट गुफा, ठीक है, विशिष्ट, विशिष्ट गुफा कहां पर है? टिहरी के अंतर्गत हो जाएगी। विशिष्ट गुफा या विशिष्ट कुंड कहां पर है? आपका टिहरी जनपद में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा शंकर गुफा भी टिहरी में ही स्थित है, शंकर गुफा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट कर चलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास है, उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जनपद लगे हैं? आपने देखा होगा, आपका उत्तराखंड का मैप कुछ इस प्रकार से है भाई। ठीक है, तो यहीं से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं यहां से लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अगर जनपद पूछेगा तो सर्वप्रथम आपके यहाँ पर पूर्व में जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में देहरादून है, लगता है, बिल्कुल लगता है, सभी ऑप्शन में है। दूसरा आपका लगता है हरिद्वार, बिल्कुल लगता है भाई, आपने देखा है ना कोटद्वार नजीबाबाद वाला क्षेत्र, तो हरिद्वार लगता है। इसके बाद पौड़ी लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, और उधम सिंह नगर भी लगता है और नैनीताल भी लगता है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जनपद क्या हैं? आपके उत्तर प्रदेश जनपद से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चमोली कहीं से नहीं बनाता, ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें टिहरी आ रहा है तो टिहरी भी नहीं बनाता है। बाकी ऑप्शन ए ही सबसे सुटेबल ऑप्शन था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश से 2 जनपद सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से मैंने बोला 2 जनपद सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन सी? एक तो देहरादून बनाएगा, ठीक है, दूसरा कौन सा बनाएगा? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। और जो आपके देहरादून है किससे सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 क्वेश्चन है, पुरातात्विक विभाग ने गोपेश्वर मंदिर को अपने संरक्षण में कब लिया? तो पुरातात्विक विभाग, अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इसने क्या करा? गोपेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर है भाई, उसको अपने संरक्षण में लिया था। ये आपको बताना है कि कब लिया था पुरातात्विक विभाग ने गोपेश्वर मंदिर को अपने संरक्षण में। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पर डेट के हिसाब से बात करूं तो 1972, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 1972 में इसने अपने संरक्षण में ले लिया था। बात करें भारतीय इतिहास में तो पुरातात्विक का जनक किसको माना जाता है? कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, कनिंघम, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय पुरातात्विक का जनक किसको माना जाता है? तो कनिंघम को माना जाता है। इसके अलावा आपको देखना है कि जो कटारमल का मंदिर है आपका, इसके दरवाजे भी रखे गए थे भाई। ठीक है, 1958 में क्या करा? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको क्या करा? आर्कियोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग ने कटारमल के दरवाजे, ठीक है, कटारमल के दरवाजे को अपने संरक्षण में ले लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभार बन गए तो पता होना चाहिए, इसलिए आप इसे नोट कर लिख सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किस वृक्ष के छाल से कत्था बनाया जाता है? कत्था, ठीक है, कत्था किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है भाई? ये आपने देखा भी होगा, कत्था वही वाला जो पान में लगता है। तो किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है? तो सैर, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सैर के छाल से क्या बनाया जाता है? कि आपका कत्था इससे बनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा वृक्ष यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पाइन ट्री। ठीक है, पाइन ट्री, या इसी को हमने क्या बोला? चीड़ के पेड़। आपने भी देखा होगा ना, गांव दराज में कुछ हो ना हो भाई, चीड़ के पेड़ जरूर मिल जाएंगे आपको पूरे उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं चीड़ के पेड़। क्रम पूछ लेगा हाँ कभी कभी, तो चीड़ के बाद दूसरे नंबर पर होता है साल का वृक्ष, साल का वृक्ष। तीसरे नंबर पर आता है आपका देवदार। ठीक है, देवदार तीसरे नंबर पर आता है, देवदार का वृक्ष। और ये पूछता है कि चीड़ का वृक्ष कैसे वनों में पाया जाता है? तो कोणधारी वनों में। इस चीज को नोट कर लिखना है, कोणधारी वनों में पाया जाता है आपका चीड़ का वृक्ष, जो कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे।
सेवानाक नौला कहाँ स्थित है? तो सेवानाक नौला, भाई ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत इसीलिए ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं, चाहे एग्जाम में हो चाहे प्रैक्टिस सेटों में हो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने देखा ना प्रैक्टिस सेटों में लगातार कुछ बच्चे भाई 80+ स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी प्रश्न ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल सब आता है। तो अच्छी चीज है, आपको सब आता है, फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे चाहे एग्जाम में हो कहीं भी हो, हमेशा से बोलता हूं कि ऐसे प्रश्न करने से बचने चाहिए। अब ना थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझना, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। आपने देखा भी होगा मैं क्या बोलता हूं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि 100 प्रश्न कर देते हैं, 100 प्रश्न कर देते हैं, 100 में से क्या हो जाएगा कि आपके मान लीजिए 80 प्रश्न सही भी होते हैं और 20 गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 80 सही के 80 नंबर हो गए, 20 गलत के आपके 5 नंबर कट गए, टोटल कितने बने, 75 नंबर बने। अब यहाँ पर ना बच्चे यही गलती कर जाते हैं, जब आपको लग रहा है कि आपके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं, चलिए छोड़िए 80 नहीं हो रहे हैं, 75 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और आपके 10 प्रश्न ऐसे हैं, 10-15 प्रश्न जिन पर आपको 50-50 कंफ्यूजन है। ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 10 है, आपने टोटल 85 प्रश्न अटेम्प्ट करे। अब 85 पर रुक जाइए, आप क्या सोच रहे हैं 90 मेरिट जा रही है या कि 70 मेरिट जा रही है, 85 में नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो हर जगह होगा आपका सिलेक्शन। यहां पर दिक्कत कहां आती है, 80% लड़कों ने क्या करा, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है उसमें मत्स्य वाले को टिक मार कर आए, ठीक है, सबने तुक्का मारा है। मैं बता रहा हूं आपको 100% लोगों ने उसमें तुक्का मारा है, कोई भी उत्तराखंड के अंदर इतना धुरंधर नहीं है जो मत्स्य की गणना पढ़कर गया था, ठीक है। ये अगर कोई आकर मेरे से पलट कर कह दे कि मैंने पढ़ा था, तो भैया ठीक है, आपसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है कि आप जो मछलियों के आंकड़े हैं उनको भी गिनकर जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या करा, इसको अटेम्प्ट कर लिया। अब बाद में उन्होंने देखा कि ये तो किताबों में गलत आंसर दिया है, क्योंकि हवा है भाई, आजकल सोशल मीडिया है, जगह वायरल हो जाती है चीजें। तो उन्होंने देखा अर्थ सांख्यिकी निदेशालय जो इसकी गणनाएं करता है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो आयोग ने आंसर दिया है वो गलत है, ठीक है। आयोग ने आंसर बी दिया था तो सी उसका आंसर होना था, लेकिन अंततः आपको पता है आयोग कितना ढीठ है भाई, उसने वो प्रश्न डिलीट ही नहीं करा। और सब हर किसी का जब जिसका सिलेक्शन अगर 0.25 से रुका है ना फॉरेस्ट गार्ड में, तो ये सोचना अगर आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया होता ना तो आप अंदर हो जाते, क्योंकि आपका 1.25 माइनस नहीं होता, 0.25 प्लस होते, ठीक है। ये चीजों को समझना है, ऐसे प्रश्न करने से इसीलिए बचना होता है। अंततः आयोग क्या करता है, ऑथेंटिक क्वेश्चनों को सही मानता है और जो उसकी मर्जी होती है उसी प्रश्न को वो डिलीट करता है। तो ऐसे प्रश्नों से हमेशा से बचें। बात करें सेवानाक नौला स्थित हो जाएगा बागेश्वर में, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत में त्रिपथ का किस नदी को कहा गया है? तो महाभारत में भाई अनेकों नदियों के अलग अलग नाम मिलते हैं, तो आपको बताना था त्रिपथ का किस नदी का नाम है महाभारत काल के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो गंगा नदी को कहा गया था त्रिपथगा, ठीक है। इसका हमने पर्यायवाची भी देखा है ना, त्रिपथगा किसको बोला जाता है, गंगा को बोला जाता है त्रिपथगा, ठीक है। तो ये इसको गंगा को बोला जाता है और इसका पर्यायवाची भी हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। इसके अलावा ऋग्वेद में अलकनंदा को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में इसको कहा गया हिरण्यावती, हिरण्यावती इस नदी को कहा गया है। किस नदी को, अलकनंदा नदी को कहा गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर काली नदी का हमें नाम क्या मिलता है प्राचीन काल में, तो श्यामा, ठीक है, श्यामा इस नदी का नाम मिलता है। इसके अलावा आपने देखा होगा महाभारत काल में तमसा, ये किस नदी का नाम मिलता है, तो ये मिलता है टॉन्स नदी का नाम तमसा मिलता है, ठीक है। इसी के अलावा हमने देखा है कि काली नदी का तो दापका नदी का क्या नाम मिलता है भाई, देवकी, ठीक है, देवकी किस नदी का नाम मिलता है, तो दापका नदी का नाम मिलता है देवकी। इसी के अलावा हमने और क्या क्या देखे हैं भाई, पुष्पभद्रा, ये किस नदी का नाम मिलता है, पुष्पभद्रा। अब लोग ना यहाँ पर भी तुक्के मार देते हैं, पुष्पभद्रा, ठीक है, पुष्पभद्रा। अब ये गोला नदी का नाम मिलता है, लोग पुष्पावती नदी देखेंगे सीधा उस पर गोला मारेंगे, लेकिन गोला मारने से पहले गोला याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि गोला नदी का नाम ही पुष्पभद्रा नाम था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है भाई, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है, आप अपने फोन वगैरह पर चलाते हैं ना, आपने बोलते नहीं यार इसको गूगल कर ले, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, हमेशा याद रखना है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। गूगल आपका क्या है, ओके गूगल बोलते नहीं, गूगल से पूछो उसके पास हर चीज का जवाब है, ठीक है। गूगल आपका क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा सर्च इंजन, ठीक है, गूगल सर्च इंजन है। लेकिन इस सर्च इंजन के अंदर आपको सर्च करने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। अब लिनक्स ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोर्स ही क्वेश्चन आया था। फेसबुक एक सोशल मीडिया ऐप है भाई, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप हो जाएगी फेसबुक, व्हाट्सएप, या फिर इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम आपने देखी होगी। मोजिला फायरफॉक्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्या है आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा। इसके अलावा वेब ब्राउजर की बात करूं तो ओपेरा, ठीक है, ओपेरा आपने देखा होगा, सफारी, ठीक है, सफारी गाड़ी नहीं है, सफारी वेब ब्राउजर ही है आपका। इसी के साथ साथ आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा होगा, ये क्या है आपके ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसी के अलावा आपने देखा होगा गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम भी आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है
निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बग। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बग। जो बग होता है ना, ये कंप्यूटर में गलतियों या त्रुटियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा एक ट्रांसमीटर संप्रेषण माध्यम नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है, फिर से इसको स्टार करेंगे। अब ना कुछ बच्चों की शिकायत थी यहाँ पर कि सर कंप्यूटर के प्रश्न बेसिक हो रहे हैं, थोड़ा एडवांस डालिए, एडवांस डालिए। ठीक है, हम लोग डाल देंगे। मैंने हमेशा से कहा है कंप्यूटर के पीछे ना आप जितना भागोगे, अच्छी चीजें आपको भागना चाहिए। अगर आपका उत्तराखंड, हिंदी, जीएस, रीजनिंग अगर सब में अच्छी कमांड है, अगर टोटल आप 95 नंबर में से इतने अगर आप वो रख रहे हैं कि 80 नंबर आप ला रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि 5 नंबर कंप्यूटर के पीछे आपको 10 किताबें या फिर किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए। ठीक है, कब? जब आप 95 में से 80 नंबर लाने का मादा रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके 95 में से अगर 60 नंबर आ रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं काम करने की किस पर जरूरत है भाई? उत्तराखंड, हिंदी और जीएस पर। कंप्यूटर पर काम क्यों नहीं करना है? मैंने आपको हमेशा से कहा है कंप्यूटर क्या करेगा आयोग कि कंप्यूटर कभी वो बहुत इजी दे देगा। इजी देगा तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा। दूसरा, कैसे प्रश्न देगा जो बहुत जिनका सभी का आंसर आता होगा, या वो कंप्यूटर के अगर हम ऑन एन एवरेज मानते हैं वो 4 प्रश्न देता है। ठीक है, 4 प्रश्नों में से वो क्या करेगा? हमेशा से 2 प्रश्न बेसिक देगा, 2 प्रश्न आपको एडवांस दे देगा। तो जो एडवांस होंगे ना, वो चाहे आप दुनिया की कोई सी किताबें पढ़ लीजिए, खास तौर पर उत्तराखंड वाले छात्र, क्योंकि यहाँ पर काफी कम छात्र होते हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे। ठीक है, एक आध होंगे बीसीए वाले या बीटेक वाले, तो वो चीज इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन वो भी फंस जाते हैं जहां पर वो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा ना पटवारी के एग्जाम, फर्स्ट गार्ड के एग्जाम, कनिष्ठ सहायक में उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए, उसको ना प्रोग्रामिंग, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है वो तक नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों को कर कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा प्रश्न बने हैं छोड़ने के लिए, छोड़कर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 98 प्रश्न भी अटेम्प्ट करेंगे तब भी सिलेक्शन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़कर चलिए, बेसिक पर ध्यान दीजिए, बेसिक गलत ना हो। तो यहां पर आपको कह रहा था कि कौन सा संप्रेषण माध्यम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम टेलीफोन की बात करें, संप्रेषण मतलब जो एक हमारा मीडियम है, ठीक है, एक माध्यम हो जाएगा संप्रेषण। टेलीफोन होता है भाई, बिल्कुल होता है। बात करते हैं ना हेलो, कहीं पर फोन करना है तो संप्रेषण का माध्यम हो जाएगा। मॉडेम हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। माइक्रोवेव सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम क्या होता है? ये घर में खाना पकाने के, खाना गर्म करने के काम आता है, तो ये संप्रेषण का सिस्टम नहीं है। बाकी कोनियल केबल भी हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोवेव सिस्टम नहीं होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? ये प्रश्न परसों ही एग्जाम में आया था। उच्च स्तरीय भाषा को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है? ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कौन बदलता है? अगर आपको कभी भी याद नहीं आ रहा ना, तो ट्रिक याद रखनी है, HCL। ठीक है, HCL याद रखेंगे तो HCL से क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। इसको बदल कौन रहा है बीच में? कंपाइलर, C फॉर कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर। तो ये याद रखिएगा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HCL याद हो गया तो कंपाइलर क्या काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा, असेंबलर। असेंबलर का कार्य क्या होता है? फिर असेंबलर का कार्य इतना समझिए कि असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन? असेंबलर करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 8 हो जाएगा। बेसिक प्रश्न है, बच्चे यहीं पर घुसा देते हैं। आपको पता होना चाहिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव 2021 में क्या कर दिया था? इनको एक कर ठीक है, बीच में हमारे 9 हो गए थे ना। 9 कैसे हुए थे? जो दादर नागर हवेली है गुजरात के पास, आपने देखा होगा, उसको मिलाकर एक कर दिया था सरकार ने। तो तब से कितने हो गए? 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, हमारा लद्दाख हो गया, दिल्ली, पुदुचेरी, दमन द्वीप और लक्षद्वीप, ये सब हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ भी। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्न में से किसका प्रयोग कर वेब पेज को बना सकते हैं? तो किसका प्रयोग कर भाई वेब पेज को बना सकते हैं? वेब पेज जो होता है, आपको यहाँ पर आप वेब पेज देखा होगा ना आपने, तो किसका प्रयोग कर बना सकते हैं वेब पेज को? आपको बताना था, तो आपने देखा होगा HTML। ठीक है, HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसी का कार्य कर हम वेब पेज को बना सकते हैं। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन ना फंसा देते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन इनका आंसर जो हो जाता है गलत हो जाता है। ये आता है आपका STPP। ठीक है, STPP। ठीक है, STPP क्या होता है? STPP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? STPP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एफटीपी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक बाइट निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो एक बाइट, अगर हम बात करें एक बाइट, परसों आया था ना आपका, हाफ बाइट किसके बराबर होता है? तो हाफ बाइट होता है 4 निब्बल भाई, 4 निब्बल। ठीक है, हाफ बाइट बराबर होता है 4 निब्बल के। ठीक है, हाफ बाइट होता है 4 निब्बल के बराबर। लेकिन जो आपका एक बाइट होता है ये किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 8 बिट्स के बराबर एक बाइट आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बाइट हो जाएगा आपका 8 बिट्स के बराबर। इसके अलावा एक बिट में कितने होते हैं भाई? केबी 1024। ठीक है, एक बिट में यानी 424 बिट क्या हो जाएगा? 1 केबी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 1024 केबी, 1024 केबी मिलकर क्या बनाएंगे? आपको पता है ना, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है भाई, केबी मिलकर बनाते हैं आपका 1 MB। ठीक है, फिर आपका 1024 MB मिलकर क्या बनाते हैं? 1 GB। ये चीजें वहां पर ना कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, अवरोह आरोह क्रम आता है, ये भूल जाते हैं बच्चे, वहां पर बेसिक घुसा कर आते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आपके पास है हरिदत्त भट्ट शैलेश, लेखक है, बिल्कुल है लेखक। 19 सितंबर, याद रखिएगा तिथि 19 सितंबर को, ठीक है, इनका जन्म दिवस आता है और इसी दिन राज्य सरकार क्या मनाती है? हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है भाई? राजकीय आपका जो कौन सा दिवस मनाया जाता है? राज्य में जो मनाया जाता है आपका शायद साहित्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साहित्य दिवस। साहित्य दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी हो जाएंगे, बिल्कुल है भाई, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। 1857 की क्रांति में हल्द्वानी पर अधिकार कर लेते हैं। क्रांतिवीर नामक संगठन कौन बनाते हैं? कालू मेहरा जी। खड़क सिंह बालदिया पर्वतारोही, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये क्या है? भूवैज्ञानिक। ठीक है, भूवैज्ञानिक। ठीक है, भूवैज्ञानिक हो जाएंगे। और ये किस जनपद से संबंधित है? पिथौरागढ़ से, परसों ही बताया था, पिथौरागढ़ से इनका संबंध हो जाएगा। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं ना, जो मेरे ख्याल से तो वो प्रधानमंत्री के जो साइंस सलाहकार होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय साइंस सलाहकार या कुछ टाइप के, उसके एक भी मेंबर रहे खड़क सिंह बालदिया जी, भूवैज्ञानिक थे। 2021 में इनकी निधन हो गया था और पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध हो जाएगा। बाकी एकता बिष्ट क्या है भाई? क्रिकेटर हो जाएंगी। स्नेहा राणा भी क्रिकेटर हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण मनोनीत किया गया है। तो उत्तराखंड में जो पंचायतों में महिलाओं के लिए है, सर्वप्रथम कितना था भाई? सर्वप्रथम 30% था। बाद में 2008, तिथि के साथ लिखना है यहाँ पर, 50% तो सभी को पता है। कभी कभी वो क्या करता है, डेट पूछ लेता है। तो डेट अगर मैं पूछूं आपसे कितनी है, किसी को याद नहीं होगी, 12 मार्च 2008। ठीक है, 12 मार्च 2008 को राज्य सरकार क्या करती है? महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर देती है पंचायतों में। ठीक है, इसी के अलावा आपने देखा होगा कि ये मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद खंडूरी जी। ठीक है, भुवन चंद खंडूरी जी क्या थे? तब मुख्यमंत्री थे जब ये लागू हुआ था 12 मार्च 2008 को। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सरकारी सेवाओं में 30% 36 आरक्षण हाल ही में बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया था। इसके बारे में पढ़कर जाइएगा, कब इसको लागू किया गया, कब इसको ये क्या किया गया। ठीक है, 36 आरक्षण का ना बहुत ज्यादा गर्म मुद्दा आया था। ठीक है, आपने देखा था ना, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना है इस चीज को। बाकी वन पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है भाई? वहां पर भी 50% आरक्षण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कुनिंद नरेश से संबंधित है? तो कुनिंद नरेश, कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति, अमोघ भूति हो जाएगा। मैंने आपको बताया अमोघ भूति कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा हो जाएगा। इसी के साथ साथ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति दिख गया तो सीधा सीधा धन भूति और अमोघ भूति ये क्या हो जाएंगे? कुनिंदों के राजा हो जाएंगे। ठीक है, अब बताया ना, इसके बारे में मैंने शायद बहुत ज्यादा बता दिया है, तो आज थोड़ा सा इसे स्किप करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा फिर ऊपर याद करके चल लीजिएगा। ठीक है, इसकी जो अमोघ भूति है, 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती है कुनिंद वंश की, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार। अमोघ भूति की मुद्राएं कौन सी उसमें थी? खरोष्ट और ब्राह्मी लिपि दोनों में मिलती है, रजत और ताम्र दोनों की बनी थी, साथ में देवी का अंकन और नृग इसकी मुद्राओं पर बना हुआ था। ठीक है, ये चीजें नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास, उत्तराखंड में निम्न में से जनपदों का उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार अवरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बताना था सबसे कम साक्षरता कहां पर है, उसके बाद ठीक है कम के हिसाब से ज्यादा की ओर चलना था। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना था।
सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में बताना था सबसे कम कहां पर है, उसके बाद कहां पर है। अगर हम 2011 की साक्षरता के अनुसार चलेंगे तो सबसे कम कहां पर थी भाई, सबसे कम थी उधम सिंह नगर, कहीं दिख रहा है उधम सिंह नगर, कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरे नंबर पर कौन सा था, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार कहीं दिख रहा है, हरिद्वार दिख रहा है, ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने अवरोह क्रम देखा, सीधा हरिद्वार देखा तो पकड़कर आपने चल लिया होगा, ठीक है। सबसे कम साक्षरता कह रहे हैं ना, तो कम साक्षरता, हाँ सही तो है, कम साक्षरता कह रहा है। सबसे कम साक्षरता कहां पर है, हरिद्वार में है। सबसे पहले उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार में है, उसके बाद आपकी उत्तरकाशी में हो जाएगी, फिर टिहरी गढ़वाल में और फिर बागेश्वर में हो जाएगी कम साक्षरता, ठीक है। सबसे कम साक्षरता यहां पर कह रहा है। दूसरा एक आता है महिलाओं में सबसे कम साक्षरता कहां पर है, तो देहरादून में हो जाएगी। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता आपकी हो जाएगी देहरादून में, और महिलाओं में कहां पर हो जाएगी, महिलाओं में भी देहरादून हो जाएगी। लेकिन महिलाओं में सबसे कम साक्षरता पूछेगा उत्तरकाशी में, और महिलाओं में, ठीक है, पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता सॉरी हो जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में हो जाएगी। ये चीजें नोट करके चलना है। इसके अलावा अवरोह आरोह क्रम पूछा जा रहा है लगातार एग्जामों में, तो अगर मैं बताऊं आपको हरिद्वार का साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 73% लगभग यहाँ पर साक्षरता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद बात कर रहे हैं हम उत्तरकाशी की, तो 75% उत्तरकाशी में है लगभग, ठीक है, 75%, और टिहरी गढ़वाल में 76% हो जाएगा। बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर में लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर कितनी प्रतिशत साक्षरता है, 80% साक्षरता बागेश्वर में हो जाएगी। एक आता है उत्तराखंड के जो 9 जिले हैं भाई, उत्तराखंड के 9 जिले हैं जिनकी राज्य साक्षरता, जो राष्ट्रीय साक्षरता है उससे भी सर्वाधिक साक्षरता है 9 जिलों की हमारे टोटल उत्तराखंड में, ठीक है। 9 जिले ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय साक्षरता से भी ज्यादा साक्षरता उत्तराखंड में हो जाएगी। ये तो हो जाएगा आपका कम साक्षरता का क्रम। भाई सर्वाधिक साक्षरता का क्रम नोट कर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है उत्तराखंड में, अगर आपको पता हो तो सबसे कम आपकी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं तो सबसे हो जाएगी देहरादून, ठीक है। सबसे पहले देहरादून में हो जाएगी, फिर आपका नैनीताल आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर नैनीताल आ जाएगा जहां पर सब सर्वाधिक साक्षरता है। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा आपका, तीसरे नंबर पर आता है चमोली, ठीक है, तीसरे नंबर पर चमोली आता है, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा फिर पिथौरागढ़, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाएगा पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। तो ये सब चीजें हो जाएंगी, ये ज्यादा वाली हो जाएंगी, और ये ऑप्शन बी आपका था ये कम वाली हो जाएंगी। तो क्रम पूछ सकता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको उत्तराखंड की जो ग्रामीण साक्षरता है, ठीक है, ग्रामीण साक्षरता लिखिएगा नोट कर ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 76.32 साक्षरता हो जाएगी आपकी ग्रामीण साक्षरता, ठीक है, 76-32 आपकी ग्रामीण साक्षरता हो जाएगी। और नगरीय साक्षरता कितनी हो जाएगी, फिर नगरीय साक्षरता हो जाएगी आपकी 84%। तो ये सब चीजें हो जाएंगी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इनमें से बताना था सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सर्वोच्च शिखर आपका ऑप्शन सी हरलदेव हो जाएगा, ठीक है, हरदेवल क्या हो जाएगा, सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, पंचाचूली 6904 बहुत बार पूछा जाता है, 6904 मीटर ऊंचाई किसकी है, पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ की 6904 हो जाएगी। ऑप्शन ए नंदघुट्टी 63.9, ठीक है, 63.9 इसकी ऊंचाई हो जाएगी भाई, 63.9 किसकी ऊंचाई हो जाएगी, नंदघुट्टी पर्वत की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी दिख रहा होगा नंदाघुट्टी पर्वत, तो 68-61, ठीक है, नंदाघुट्टी पर्वत 68-61, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ में संयुक्त रूप से है, जो ज्यादातर भाग है चमोली में आता है। इसके अलावा नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी की हाइट पूछी जाती है। अभी हाल ही ना कांस्टेबल के पेपर में आपका जो एक क्वेश्चन हुआ था डिलीट, आपको याद रखना है नंदा देवी पर्वत, ठीक है, जो सबसे बड़ा पर्वत है उत्तराखंड का, इसकी जो हाइट पूछी थी वहां पर उन्होंने दी थी 78-16, ठीक है। तो 78-16 को उसने माना नहीं भाई, 17 इसकी हाइट हो जाएगी, 78-17 याद कर चलना है आपको। 78-17 किसकी हाइट है आपकी, नंदा देवी पश्चिमी की हाइट हो जाएगी। तो पूर्वी की कितनी है फिर, नंदा देवी जो पूर्वी है आपका, नंदा देवी पूर्वी की आपको नोट कर लिखना है, इसकी हाइट होगी 74-34, ठीक है, 74-34 इसकी हाइट हो जाएगी पूर्वी की, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी इससे भी याद रख सकते हैं ना आप, उत्तराखंड का मैप देखा है आपने, तो पूर्वी इस साइड पड़ेगा ना, कुमाऊं साइड, ठीक है, पूर्वी इस साइड पड़ेगा, गढ़वाल साइड पड़ेगा पश्चिम, तो सीधा सीधा जो गढ़वाल साइड है वो बड़ा पर्वत होगा, और जो नंदा देवी आपका ये है पूर्वी वाला कम होगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है भाई कामेत पर्वत की, ठीक है, कामेत पर्वत बताया ना आपको, कम से कम टॉप 10 तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है, टॉप 10 पर्वतों की हाइट आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो टॉप 20 भी याद रख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। कामेत की हो जाएगी 7756 मीटर, ठीक है। त्रिशूल की पूछता है, त्रिशूल की बताई है, त्रिशूल की 7120 मीटर, ठीक है, 7120। इसके अलावा बताया था आपको माणा, तो माणा की कितनी है भाई, माणा की 72 हो जाएगी, ठीक है, माणा की हो जाएगी 72। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास
2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति भाई यानी बात हो रही है एसटी की, तो सर्वाधिक एसटी हमने देखा है कहां पर है, उधम सिंह नगर जनपद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद में देखा है ना, सर्वाधिक किसकी बहुलता है, थारू जनजाति प्लस बोक्सा, ठीक है, ये दोनों ही कहां पर रहती हैं, ये दोनों रहती हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो बहुलता है उधम सिंह नगर में थारू और बोक्सा की हो जाएगी। बाकी गढ़वाल की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, देहरादून में कौन सी, जौनसारी, ठीक है, जौनसारी जनजाति। इसके अलावा जौनसारी के बाद हमने देखा है सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी होगी, थारू हो जाएगी, फिर जौनसारी, फिर इसके बाद क्रम किसका आता है, भोटिया जनजाति का, ठीक है, भोटिया तीसरे नंबर पर भोटिया जनजाति है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, पिथौरागढ़, ठीक है, हमने देखा है चमोली में पाई जाती है, चमोली और पिथौरागढ़ में मैक्सिमम मात्राओं में क्या पाई जाती है, भोटिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास था, उत्तराखंड के विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये पहले किए जाते थे, अब ये किए नहीं जाते हैं, तो ये प्रश्न बना दिया ऐसे ही, लेकिन इसको आंसर अगर हम करेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक मनोनीत किया जाता था पहले से, आंग्ल भारतीय समुदाय का जो सदस्य था वो करा जाता था उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा मनोनीत। देखा था ना हमने 70+1, ठीक है, ये जो एक था ये क्या था, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत कर सकता था, लेकिन वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। अब आपको पता है उत्तराखंड में जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, ठीक है, आपने देखा भी होगा आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय उप कार्यालय देहरादून के अंदर स्थापित किया गया था। कब, 6 जून 2006, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कहां पर है पूछेगा तो देहरादून के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है, देहरादून के अंदर स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न, ठीक है, आरबीआई का तो हो जाएगा यहाँ पर। इसी के अलावा आपने पढ़ा होगा कि देहरादून के अंदर क्या होता है, उत्तरांचल ग्रामीण बात कर रहा हूं उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है तो 2012 में। ये प्रश्न भी बन सकता है, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, 2012 में होती है। इसके अलावा एक बैंक है इंपॉर्टेंट भाई, नैनीताल बैंक, नैनीताल बैंक, ठीक है, नैनीताल बैंक की स्थापना कब होती है ये आपको बताना है, 1922 में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में इसने क्या करे हैं, अपने 100 वर्ष पूरे करे हैं। तो इसका जो एक प्रश्न मैं आपके लिए हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगा, मैंने बताया है पहले जो वीडियो सॉल्यूशन देखते होंगे, ठीक है, पता भी तो लगे आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। जो नैनीताल का बैंक है इसको 100 वर्ष तो पूरे हुए हैं, किसके प्रयासों से इसको स्थापित किया गया था, ये चीज आपको बतानी है, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपको ये बताना ही पड़ेगा। आज नहीं बताऊंगा, बहुत बार बताया है, कम से कम मैंने पेपर से पहले ही बताया था आपको छात्रों को, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किसके प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है, पहले तो बात करेंगे कि देहरादून, ये सभी देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग बिल्कुल देहरादून के अंदर स्थापित हो जाएगा। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है, ये भी हो जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र, ये भी हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे देहरादून के अंदर स्थापित। अब हम यहाँ के इनके ईयर की लिखेंगे इनके आगे, ताकि हमें पता लगे कि सबसे पहले स्थापना किसकी होती है, ठीक है। और ऑप्शन डी देखेंगे, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 1966, ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना होती है। वन अनुसंधान केंद्र FRI 1906 में इसकी स्थापना होती है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 2005, ठीक है, 2005 में होती है। अब आपके पास क्या आता है, ऑप्शन ए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी गढ़ी कैंट के पास आपने देखा होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1967 में कहां पर होती है, 1767 में, सॉरी 1767 में इसकी कलकत्ता के अंदर स्थापना होती है, ठीक है, 1767 में इसकी कलकत्ता के अंदर स्थापना होती है। 1942 में इसको देहरादून लाया जाता है। 1982 में कहाँ लाया जाता है, देहरादून। अब बहुत से विद्वान देखेंगे कि देहरादून में कौन सा स्थापना हुई है पूछ रहा है, तो हर कोई इसका आंसर सी मारेगा, टिक, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी को बता दूं, यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और इस क्वेश्चन पर उसने आंसर क्या दिया था, ऑप्शन ए दिया था करेक्ट। और क्यों दिया था इसका रीजन भी आपको बता देता हूं मैं अभी, ठीक है, आपके सारे कंफ्यूजनों को दूर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इसने माना था भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बाद में पता लगा था 1967 में कलकत्ता में स्थापना होने के साथ साथ 1967 में ही इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भाई देहरादून के अंदर भी स्थापित किया गया था, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय,
ठीक है। जैसा हमने देखा ना आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, देहरादून में है, तो वैसा ही जो क्षेत्रीय कार्यालय है किसका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का 1967 में ही कहां पर स्थापित किया गया, देहरादून के अंदर किया गया। इसीलिए आयोग ने इसको माना कि जो पहला संस्थान है देहरादून के अंदर स्थापित हुआ था वो हुआ था भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बाद में क्या हुआ, इस प्रश्न पर बहुत से लोगों ने रेट मारी थी, जो कि आपको पता है लोक सेवा आयोग थोड़ा ढीठ प्रकृति का है, उसने इस प्रश्न को डिलीट नहीं करा और इसने इसका आंसर ऑथेंटिक ए माना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर मार्क चलिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। निम्न में से सुमेलित युग्म चुने, तो सुमेलित भाई सुमेलित है स्टार, फिर से सुमेलित युग्म, सोमेश्वर मंदिर, ताम्रपत्र, पवार राजवंश, ये सही है। सुमेलित युग्म चुनना है ना आपको, ठीक है, कौन सा सुमेलित है भाई, सुमेलित चुनना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर, ताम्रपत्र सोमचंद का है तो पवार राजवंश तो बिल्कुल चंद्र राजवंश का हो जाएगा। हाट गांव ताम्रपत्र ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखावंश ये भी गलत हो जाएगा। तालेश्वर पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र किसका है भाई, पर्वताकार, या इसी को हमने क्या बोला, पौरव वंश। ठीक है, पौरव वंश, ठीक है, ये बोला हमने पौरव वंशों को, जिनकी राजधानी क्या थी, ब्रह्मपुर राजधानी थी। परसों भी बताया था। इनके जो शासक थे किनका नाम मिलता है इसमें, धूतिवर्मन। ठीक है, धूतिवर्मन या अग्निवर्मन का इसमें हमें नाम देखने को मिलता है। इन्हीं के समय क्या करा था, वेनसांग ने यहाँ का दौरा किया था ना, आपने पढ़ा भी होगा। वेनसांग किसके समय आया था, तो पर्वताकार या पौरव वंश के समय यहाँ पर आया था। ये जानकारी हमें इनके ताम्रपत्रों से मिलती है। ठीक है, धूतिवर्मन या अग्निवर्मन इनके शासक हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर राजधानी बनाई थी। तो ये प्रश्न आपको शायद मेरे ख्याल से 5 दिन पहले मिला था कि अल्मोड़ा शहर की स्थापना किसने करी थी, तो सबको पता है। ठीक है, सॉरी, कि खसिया यहाँ पर राजधानी कौन लेकर गया था, तो बात करेंगे तो भीष्मचंद लेकर जाता है भाई, भीष्मचंद यहाँ पर राजधानी लेकर जाता है, लेकिन वो राजधानी स्थापित नहीं कर पाता है। भीष्मचंद्र का पुत्र होता है बालो कल्याण चंद्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1563 में, ठीक है, 1563 में क्या करता है, राजधानी को स्थापित कर देता है अल्मोड़ा के अंतर्गत। ये चीजें आपको नोट करनी है। और इसके अलावा बताया था ट्रिक, ठीक है, भीख, ठीक है, भीख याद रखेंगे। भीख से क्या देखा हमने, भी से हो जाएगा भीष्मचंद, ख से खगमरा किला। ठीक है, खगमरा किला, खगमरा का किला निर्माण किसने करा था, भीष्मचंद ने करा था। एक आता है आपका कल्याण, ठीक है, क लौ याण, इतने को ही पकड़कर चलेंगे, क और लौ को पकड़ कर चलेंगे तो लाल मंडी का किला, कल्याण चंद। ठीक है, लाल मंडी, लॉ को पकड़कर चलेंगे। ठीक है, ये चीजें देखना पड़ता है ना थोड़ा सा, लॉ को पकड़कर चलेंगे तो लाल मंडी का किला, कल्याण चंद। इसके अलावा आपका आता है भाई रूम, बताया ना रूम। ठीक है, रूम से क्या बताया था आपको, रूम से बताया था अगर मौ को पकड़कर चलेंगे, ठीक है, मल्ला महल, रौ से रुद्रचंद्र। ठीक है, मल्ला महल, तो ये सब चीजें ना पकड़कर चलेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो भीख से हो जाएगा भीष्मचंद्र, खगमरा किला, कल्याण चंद, लाल मंडी का किला, रूम से रुद्रचंद्र, मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद्र ने करवाया था। बाकी सोमचंद क्या हो जाएगा, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद हो जाएगा, जिसने चंपावत से शासन किया था। ठीक है, ब्रह्मदेव शायद मेरे ख्याल से जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ है सोमचंद के समय से हुआ था। इसी के अलावा चाराल की नियुक्ति सोमचंद ने करी थी। ठीक है, सॉरी चौथा मेरे ख्याल, हाँ चाराली की करी थी शायद, चाराल या चौथा नहीं ब्राह्मण। ठीक है, इस चीज को स्किप करिएगा, फिर बीच में कंफ्यूजन हो गया था ना एक बच्चे को, थोड़ा सा भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो सोमचंद। ठीक है, थोरचंद, चंदों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है, थोरचंद। रुद्रचंद के बारे में बताया, परसों एक प्रश्न आया था, रुद्रपुर की शहर की स्थापना किसने करी थी, रुद्रचंद ने करी थी 1588 में। ठीक है, 1588 में लाहौर में किससे भेंट करता है भाई, अकबर से ये भेंट करता है। अकबर के कहने पर ही नागौर युद्ध में भाग लेता है और वहां पर अकबर इससे खुश होकर क्या करता है, 84 माल परगना यानी तराई क्षेत्र इसको क्या कर देता है, भेंट स्वरूप दान कर देता है। कौन, अकबर कर देता है रुद्रचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास है। ठीक है, तो ये आपका ना समग्र उत्तराखंड का सॉल्यूशन था भाई। ठीक है, उत्तराखंड और कंप्यूटर का सॉल्यूशन था। इसके जो बाद अगले सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग कल सुबह देख लेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा रात हो गई है, रात को ही आपकी क्लास बन रही है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि लाइट नहीं थी फिर भी आपके लिए क्लास बनाई गई। तो जो भी छात्र आप YouTube पर देख रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं भाई। ठीक है, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर टारगेट यूकेएसएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मात्र 200 रुपये में प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपको बताया है क्वालिटी और जो
बेस्ट क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं। बाकी सॉल्यूशन आपको पता है किस तरीके से कराया जाता है। एक प्रश्न के लगभग आपको चारों ऑप्शन बताए जाते हैं। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं। मानकर चलिए अगर आपको चारों के उत्तर बताए जाते हैं तो 400 प्रश्न आप यहाँ से लेकर जाते हैं, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेटों के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है मात्र 200 रुपये में। तो जो भी छात्र चाहे जुड़ सकते हैं, कभी भी वो जुड़े। बहुत से छात्रों की क्वेरी रहती है कि सर ये बैच तो 13 तारीख से शुरू हो गया था, या फिर हम आज जुड़ेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जितने प्रैक्टिस सेट है आप सबको अटेम्प्ट कर पाओगे, साथ ही साथ सबका वीडियो सॉल्यूशन देख पाओगे। बाकी कोई भी दिक्कत होती है नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।